मैं यूनियन बजट देखने वाला हूँ, उसके साथ में बहुत सारे इवेंट्स भी होने वाले हैं। तो मैं तो नहीं, ये तो नहीं कहूंगा कि मैं मेरी जो पूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो इसके ऊपर बेसिस हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके ऊपर ध्यान रखूं और जरूरत पड़े, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही हो, उसकी वजह से हो सकता है मुझे पोर्टफोलियो में अपनी रीलाइन करनी पड़े। आपने जो बात की वो एसेट एलोकेशन की, देखिए वो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा इक्विटी में डालें, कितना पैसा हम डेट में डालें, कितना पैसा गोल्ड में डालें। वो बजट के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा मेरी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर, मेरे अपने रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, मेरा टाइम होराइजन कितना है। तो एसेट एलोकेशन तो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। शायद बजट में उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन विद इन इक्विटी फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि मेरा इतना पैसा इक्विटी में है, वो किस तरह के फंड्स में हो, किस मार्केट सेगमेंट में हो, किस सेक्टर्स में हो। ऑफ कोर्स अगर मैं म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करता हूं तो फंड मैनेजर मेरे बिहाफ पे डिसाइड करते हैं वो विद इन एन एसेट क्लास। डेट में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, क्या होने वाला है, अगर जैसे हमने पीछे देखा था एक बार जब टैक्सेशन में चेंजेस हुए तो बदलाव करने पड़े पोर्टफोलियो में। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेटली इवेंट है, ध्यान रखना है उसके ऊपर। और इस बार बजट से उम्मीदें हैं स्वाति, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, हमारी कंपनीज के रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है, अभी तक मिक्स बैग है, पिछले क्वार्टर में डिसअपॉइंटिंग था। तो डेफिनेटली एज एन इक्विटी इन्वेस्टर हम इंतजार कर रहे हैं कि जो सरकार से उम्मीदें हैं डिसीजन की, चाहे वो रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इवेंट है। ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेसिफिकली इन केस अगर मैं हमें अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना पड़े। एब्सोल्युटली। तो क्या बजट लोक लुभावन होगा? क्या कुछ खास सेक्टर है उन पर ज्यादा फोकस होगा? इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। विश्वजीत जी, आपकी क्या राय है? हम जब सेक्टर स्पेसिफिक फोकस की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो एक नॉर्मल जो हम देखते हैं सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा पर रहता है, क्या इस बार भी उसी ढर्रे पर सरकार चलेगी या फिर कुछ और जो सेक्टर्स हैं जहां पर नजर रखने की जरूरत है? जी, बिल्कुल स्वाति जी, जैसा अभी हेमंत जी कह भी रहे थे कि थोड़ा हमारा जो इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, तो उसको बूस्ट करने के लिए सरकार ज़रूर इस बजट का फ़ायदा लेना चाहेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो गवर्नमेंट का शुरू से ही फ़ोकस है, तो मेरे हिसाब से पिछले बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपीज़ रखे गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो वो फ़ोकस हमेशा रहेगा और मुझे लगता है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। 15 से 20% का बूस्ट मिल सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, क्योंकि रोड्स है, रेलवेज है और जितने भी पोर्ट्स वगैरह हैं, इनसे ओवरऑल पैसा भी आता है बाहर से और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जॉब्स इनहेंसमेंट्स होती हैं। तो ये सेक्टर तो फोकस रहेगा। इसके अलावा मेरे हिसाब से कंजम्पशन सेक्टर पे भी फोकस रहना चाहिए और गवर्नमेंट चाहेगी शायद कि जो टैक्स पेयर्स हैं उसके हाथ में थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम और बढ़े। तो हो सकता है 7 लाख का जो अभी तक न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स नहीं लगता है वो 10 लाख तक खींच दिया जाए, ताकि लोगों के पास पैसा है और वो खर्च करें। अगर हम देखें तो कुछ समय से ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अर्बन कंजम्पशन में एक स्लो डाउन है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। एफएमसीजी सेक्टर उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो शायद कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी मेरे हिसाब से। तीसरा, हमारा देश जो है रूरल में रहता है, तो 63% इंडिया अभी भी गाँव में है, तो कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट पे भी एक फोकस रहेगा। और वहीं से अगर देखें तो पास्ट इलेक्शंस में ऐसा देखा गया है कि वोटिंग थोड़ी कम हुई है, तो उस सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए रूरल डेवलपमेंट में भी एक फोकस रहेगा। वहां का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है या मनरेगा स्कीम है या चाहे बैंक्स का और रीच बढ़ाने की बात रहेगी, या चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी इंक्रीज करने की बात रहेगी, तो ये वाले रूरल डेवलपमेंट पे भी एक फोकस रहेगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर एक मेन फोकस सेक्टर रहता है हमारे देश का, क्योंकि बहुत सारे किसान इस पर डिमांड करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी मुझे लगता है कि कुछ बूस्ट मिलना चाहिए। और जो एक और सेक्टर जिसपे गवर्नमेंट का रिन्यूड फोकस है वो है रिन्यूएबल एनर्जीज। तो ये वाला सेक्टर जो है, यहाँ पे चाहे ग्रीन हाइड्रोजन है या सोलर का डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैटरीज है, तो इन सब से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और कहीं ना कहीं हमारे देश को एक बूस्ट मिलेगा। तो ये 4-5 सेक्टर्स जो मुझे लगता है जहाँ पे स्पेशल बूस्ट आना चाहिए इस बजट के थ्रू। ऐसा लगता है कि उसके प्रभाव भी स्टॉक मार्केट में वैसे ही पड़ेंगे। बिल्कुल, और ये वो सेक्टर है, इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स है या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पर आपके लिए टैक्टिकल एलोकेशन के मौके हो सकते हैं। पर अपने पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए हेमंत जी, कौन सी कैटेगरीज है स्पेशली विद इन म्यूचुअल फंड्स आपको लगता है
ध्यान में रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोर पोर्टफोलियो, इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल एलोकेशन? देखिए स्वाति, अगेन आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जैसे मैंने पहले कहा कि एसेट एलोकेशन तो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो एक बार हमने अगर डिसाइड किया, मान लीजिए हम इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझते हुए कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, कि शुरुआत में या जब तक हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर या हमारा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बन जाता, तो हम अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाए। तो मुझे लगता है कुछ एक ऐसी कैटेगरीज हैं जो ना ही सिर्फ ये इंश्योर करती हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी हो, साथ ही साथ जो रीबैलेंसिंग होती है वो भी हो सकती है। और रीबैलेंसिंग का एक कारण जो है वो एक बजट भी हो सकता है। तो आई थिंक फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे वो डिसीजन लेते हैं। तो कुछ कैटेगरीज मुझे लगता है जो किसी भी इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, वो होगी मल्टी कैप, क्योंकि मल्टी कैप में आपको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिलता है एक डिसिप्लिन तरीके में, और वो बना रहता है हमेशा, क्योंकि वो उनका वो मैंडेट है। फिर लार्जर मिड कैप, जहां पे लार्जर मिड कैप यानी हिंदुस्तान की जो टॉप 250 कंपनीज है वहां पे इन्वेस्टमेंट हो, और उसके अलावा जो है एक फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास, जैसा नाम से पता चलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जिस सेगमेंट में चाहे वहां पे पैसा लगा सकते हैं। बट अगर हम एग्जामिन करें, मोस्टली जो फंड्स है उनका ज्यादा पैसा जो है वो लार्ज कैप के ऊपर है। तो ये आपका कोर पोर्टफोलियो। उसके बाद अगर आप सेटेलाइट की बात करें, तो कुछ और एडिशन करना चाहें या आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बन जाए, तो फिर ऑब्वियसली वहां पे स्मॉल मिड कैप भी आते हैं। लेकिन सेक्टर थीमेटिक फंड, जिनके बारे में हमने बहुत बार बात किया है, वो एक टैक्टिकल एसेट एलोकेशन हो सकती है विद इन इक्विटी। तो लेकिन ये सूटेबल उन्हीं निवेशकों के लिए है जो इसके अटेंडेंट रिस्क को समझते हैं, इनके अटेंडेंट जो पोटेंशियल है उसको समझते हैं, और उनकी जो टाइमिंग है एंट्री और एग्जिट की वो सही होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो थीमेटिक फंड या जो सेक्टर फंड है, ये पोस्ट बजट निवेशकों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकती है। जैसे हमने बात की कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इस थीम और इस सेक्टर से रिलेटेड काफी सारे फंड्स हैं जिनको निवेशक देख सकते हैं। लेकिन अच्छा तभी होगा कि आप उसको प्री एक्ट करने की बजाय, हालांकि अभी तो सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं यहाँ पे, लेकिन वो होने की बजाय आप वेट कीजिए, देखिए सरकार ने कहाँ फोकस किया है, और फिर अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल अलाउ करती है और कुछ एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का डेफिनेटली वहां पे हो सकता है। लेकिन इंतजार कीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर किस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं, क्या वो इतने सिग्निफिकेंट है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करना चाहिए कि नहीं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप पहले कुछ ये प्रीएम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए कि ऐसा कुछ आने वाला है, क्योंकि वो मुझे लगता नहीं कि लॉन्ग रन में आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है। ओके, और विश्वजीत जी, आपकी नजर किन कैटेगरीज पर रहेगी? कौन से फंड्स आपको यहाँ पर इस टाइम पर पसंद आ रहे हैं? जी बिल्कुल स्वाति जी, अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से प्योर इक्विटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हालांकि लार्ज कैप भी थोड़ी सी अभी ओवर वैल्यूड है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो लार्ज कैप अट्रैक्टिव लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। वहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है अभी भी, और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखें तो मार्केट में काफी हाई है, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से हाइब्रिड कैटेगरी बहुत अट्रैक्टिव बन जाती है। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा एसेट एलोकेशन भी मिल जाता है, चाहे वो बैलेंस एडवांटेज फंड हो, चाहे वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हो, तो आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस का एक्सपोजर मिलता है। और हो सकता है कोशिश करें कि डिफरेंट एसेट क्लासेस का कोरिलेशन आपस में कम हो। तो मान लीजिए अगर इक्विटीज अट्रैक्टिव नहीं है तो गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, रियल एस्टेट में बन सकते हैं, या फिर डेट में बन सकते हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज मेरे को लगता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगी। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, हाइब्रिड में बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है, जहां पर डेट और इक्विटी का एक्सपोजर रहता है, और फंड मैनेजर मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के, रिस्क को देखकर एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। और वहीं प्योर इक्विटी में लार्ज कैप मुझे अट्रैक्टिव लगता है, जिसमें फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये रही बजट से पहले और लॉन्ग टर्म को खास तौर पर देखते हुए आप सभी के लिए निवेश की स्ट्रैटेजी। आइए, अब कुछ दर्शक भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, उनसे बात करें। सुधीर जी पहले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार सुधीर जी, स्वागत करते हैं आपका। आप अपना निवेश से जुड़ा हुआ सवाल हमसे जानना चाह रहे थे, थोड़ा सा डिटेल्स देंगे? आपका निवेश का टारगेट है 15 साल, ऑलरेडी आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कौन से गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये? चाइल्ड एजुकेशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर चाइल्ड। और ये लगभग आप कह रहे हैं कि
ओके, कितने साल के बाद आपके गोल्स आएंगे? एक तो मैम 7-8 years एंड वन मोर देन 15 years. 15 इयर्स, मतलब दैट इज योर रिटायरमेंट प्लानिंग, जो 15 साल के बाद आप चाइल्ड एजुकेशन जिसको लेकर चल रहे हैं। हायर एजुकेशन आफ्टर 7-8 ठीक years. है, ठीक है, ओके ओके। मैं हेमंत सर आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी इनका पोर्टफोलियो। सर देखिए जरा, लार्जर मिड कैप भी है, मल्टी भी रखा है, स्मॉल भी रखा है, कॉन्ट्रा फंड इन्होंने रखा है और एक सेक्टोरल फंड में डिफेंस फंड भी रखा है। कैसा फंड लग रहा है और क्या इतना रकम इकट्ठा कर पाएंगे? 2.5 करोड़ चाह रहे हैं ये। हाँ देखिए, पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि इनके 2 गोल्स हैं, एक चाइल्ड एजुकेशन के लिए, खुद की रिटायरमेंट के लिए। तो अगर ये कंबाइंड टारगेट है तो इम्पोर्टेंट ये है कि इन्फ्लेशन को, एजुकेशन इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन इन्फ्लेशन नॉर्मल इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा 10 या 12% आपको लेके चलना पड़ेगा। दोनों के आपके जो टारगेट है उसको बाइफरकेट करना होगा कि एजुकेशन के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए और रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। बट ब्रॉडली अगर जैसा इन्होंने कहा कि 15 साल में 2.5 करोड़ का अगर इनका टारगेट है, तो जो 50,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, अगर मैं 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूं, तो डेफिनेटली उनका गोल जो जो टारगेट है वो पूरा होगा। इन्होंने शायद ये भी मेंशन किया कि वो 20,000 से अपनी एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं। अगेन मैंने इसलिए कहा था शुरुआत में कि दोनों गोल्स का कितना टारगेट है वो रख लीजिए, ताकि फिर हम डिसाइड कर सके कि जो 20,000 एडिशनल है वो कौन से गोल के लिए जाएगा। बट अगर इनको लॉन्ग टर्म में जाना है और इन्होंने कुछ फंड भी चुने हैं, तो उसके बारे में भी बात करता हूँ। सबसे पहला, जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं मुझे लगता है वो अच्छे फंड्स हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी जो उन्होंने चुनी है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ एक फंड है एचडीएफसी डिफेंस फंड। मुझे लगता है कि हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि ये टेक्निकल एलोकेशन समय समय पे इस कैटेगरी हो सकती है, लेकिन वो हर निवेशक के लिए सुटेबल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एचडीएफसी डिफेंस की बजाय अगर ये एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो वो बेहतर होगा। 20,000 की जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने बात की, जो फंड उन्होंने चुने, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बिल्कुल सही कैटेगरी है, इनके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड हो सकती है। तो वहां पे मैं कहूंगा कि एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप को देखिए आप, वो बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वालिटी फंड है, उसको देखिए। और मिड कैप फंड जो इनके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, और क्योंकि इनके पास 15 साल का समय है, तो वहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप देखें। दोनों फंड्स के अंदर 10-10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करें तो आई थिंक वो पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहूंगा कि दोनों जो जो गोल्स हैं उनका टारगेट अलग अलग कीजिए, ताकि पोर्टफोलियो में थोड़ी सी रीअलाइनमेंट करने की जरूरत हो तो उसको भी किया जा सके। ओके, तो ये रही सुधीर जी, आपको सलाह हेमंत जी की तरफ से कुछ बदलाव करें और आपको बहुत शुभकामनाएं आपके निवेश के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Co-presented by SBI, हर भारतीय का बैंक। स्पेशल पार्टनर इंडिया फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो। रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग।
को प्रेजेंटेड बाय SBI, हर भारतीय का बैंक, को पावर्ड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन, ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ है रणधीर सिंह रजावत, इस वक्त हमारे शो में शामिल। रणधीर जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। जरा थोड़ा सा बताएंगे अपने फिलहाल मौजूदा निवेश के बारे में। अराउंड 45,000 के SIP अभी आप कर रहे हैं, क्या है आपके टारगेट्स? नमस्ते मैम, मैं रणधीर सिंह राजावत, भिंड मध्य प्रदेश नमस्ते। से हूँ मैम। हेलो जी, स्वागत है मैम। मैं एक फौजी हूँ, तो मैम उसी हिसाब से मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है मैम। आपको पूरा पोर्टफोलियो भेज रखा है मैम, तो उसके बारे में मैम रिव्यू लेना था कि पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करना है या फिर यही कंटिन्यू रखूं। जी बिल्कुल, डिटेल्स हमारे पास पूरी है और हमने ये डिटेल्स हमारे एक्सपर्ट को भी भेज दी थी। तो बिना देरी के विश्वजीत जी, आपने स्टडी किया है रणधीर सिंह जी का ये पूरा पोर्टफोलियो, कैसे लग रही है इनकी प्लानिंग और क्या ये अचीव कर पाएंगे? स्वाति जी, ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसा प्लान बन के आया हो कि आप उसमें बहुत कम एडिशन कर पाए। बहुत ही काबिले तारीफ प्लानिंग कर रखी है रणधीर सिंह जी ने। बहुत ही अच्छा फंड्स भी चूज कर रखे हैं, और हर गोल को एक SIP के साथ लिंक किया हुआ है, जो अक्सर काफी लोग नहीं करते हैं। और वो प्लानिंग इतनी लंबी है कि जो बेबी अभी बॉर्न होना है या वो 30 साल के बाद कितना पैसा डोनेट करना चाहते हैं, उसकी भी SIP आज से शुरुआत कर रखी है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है आपने, काबिले तारीफ है। लेकिन अगर थोड़ा सा सुझाव देना चाहूं तो पोर्टफोलियो में देख रहा था कि 2 मिड कैप फंड है और वहीं एक लार्ज कैप फंड मिसिंग है। तो कोशिश करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में जो आपने निवेश किया हुआ है SIP, उसको स्टॉप करके एक लार्ज कैप फंड में स्टार्ट करें। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड या फिर ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड ले सकते हैं। तो ये छोटा सा चेंज अगर आप करेंगे तो डिफरेंट मार्केट कैप में भी आपका पोर्टफोलियो एलोकेट हो जाएगा और डिफरेंट AMCs में भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। बहुत सारी प्लानिंग आपने कर रखी है, इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया हुआ है। बिल्कुल आप अपने गोल के बिल्कुल राइट तरीके से चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सारे गोल्स को अचीव करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी रणधीर सिंह जी, आपके लिए ये जो कुछ बदलाव की बात कही है विश्वजीत जी ने, उसको ध्यान में रखिएगा। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। इसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपने बखूबी इसको अच्छे से अपने पोर्टफोलियो में निभाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। हमारे पास नीतू जी का सवाल है। इनका डिटेल्स हमारे पास आई है मेल पर भी, वो हम जरा देख लेते हैं। ओके, नीतू जी हमारे पास फोन लाइन पर भी हैं। नीतू जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु शो में। थोड़ा मैम डिटेल्स बताएंगी। आप अराउंड 38,000 के अभी SIP कर रही हैं, क्या टारगेट है आपका अपने इस इन्वेस्टमेंट से? हाय, मैं नीतू बोल रही हूँ बिहार से। एक्चुअली मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको शेयर किया है और अभी मैं नेक्स्ट 15 ईयर। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, बोलते रहिए। नेक्स्ट 15 आवर्स में मुझे 2.5 करोड़ कॉर्पस इकट्ठा करना है और अभी अराउंड मेरे पास SIP में 10 लाख है और कुछ मैं PPF में भी है मेरे पास। तो मैं जहाँ से मैं और एक्स्ट्रा 12,000 इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने नीचे आपको भेजा होगा 2 ऑप्शंस, उनमें से मुझे कौन सा चॉइस करना चाहिए, और उसके अलावा अगर कोई और सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। मैं राइट जी जी, ओके। हेमंत जी, जरा इनके पोर्टफोलियो को प्लीज स्टडी करेंगे। कैसा लग रहा है? 38,000 के SIP और 2.5 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे इस इन्वेस्टमेंट से? जी स्वाति, सबसे पहले इनके टारगेट की भी शुरुआत करते हैं। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जैसा उन्होंने कहा कि 38,000 की करंट इन्वेस्टमेंट है थ्रू SIP, सारे के सारे इक्विटी फंड्स हैं और इनका जो टाइम होराइजन है वो 15 ईयर्स है। ऑफ कोर्स जैसा उन्होंने कहा अभी कि 12,000 की SIP वो एडिशनल कर सकते हैं, तो कुल मिला के इनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो करीब 50,000 की हो जाएगी। और शायद जो इनका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, जैसा उन्होंने कहा कि 10 लाख का है, तो ये सबको अगर मैं मान के देख के चलूं तो अगले 15 साल अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू करते हैं, 12% की एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो इनका 2.5 करोड़ का जो टारगेट है
वो डेफिनेटली पूरा होगा। इनफैक्ट जब आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है उससे, तो मुझे लगता नहीं कि इनको टारगेट पूरा करने में कोई प्रॉब्लम होगी। अब इनके पोर्टफोलियो की तरफ देखते हैं तो इनके पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है जहाँ पे वो 10,000 इन्वेस्टर है, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी है, और एक एसबीआई कॉन्ट्रा है, और एक स्मॉल कैप फंड। साथ ही इनके पास भी एचडीएफसी का डिफेंस फंड है। अगेन जैसा हमने पहले क्वेरी के बीच के लिए कहा था, मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि अच्छा सेक्टर है, लेकिन हमने देखा है कि इसमें काफी वोलेटिलिटी रही है पिछले कुछ समय में। अगर सरकार इसके ऊपर बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं करती है तो फिर से इस सेक्टर को और इंतजार करना होगा इन टर्म्स ऑफ रिवाइवल, स्पेशली मैं स्टॉक प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पोर्टफोलियो के लिए वो सुटेबल है। तो मेरा सजेशन इनको ये रहेगा जी। कि 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड में, उसमें से 5,000 आप ऐड कीजिए एग्जिस्टिंग फंड में कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, और 5,000 आप ऐड कीजिए एसबीआई कॉन्ट्रा। तो एक फंड आपके पास कम होगा। मुझे लगता है कि सही लेवल में जो डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्टर सेगमेंट और स्ट्रेटेजी वो हो जाएगी। 12,000 जो इनको एडिशन इन्वेस्ट करना है, तो उन्होंने जो फंड चुने हैं, एक मल्टी कैप कैटेगरी चुनी है जो उनके पोर्टफोलियो में नहीं है, बिल्कुल सही है। जो इन्होंने फंड शॉर्टलिस्ट किए उसमें से कोटक मल्टी कैप को देख लीजिए, आप 6,000 वहां पे इन्वेस्ट कर लीजिए। मिड कैप भी एज ए कैटेगरी, जी एज ए फंड इनके पोर्टफोलियो में नहीं है, वहां पे भी इन्होंने बिल्कुल सही चुनाव किया। तो वहां पे मोतीलाल ओसवाल जो आपने चुना है, बिल्कुल सर। उसको आप रखिए। तो ये दो फंड आपके जो चॉइस वाले फंड है उनमें से आप निकालिए। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप अपना प्रोसेस ठीक है, अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करते हैं अगर 15 साल तक, तो डेफिनेटली अपना जो टारगेट है। बिल्कुल सर। ओके नीतू जी, ऑल द वेरी बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैं धन्यवाद भी करूंगी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हेमंत जी, विश्वजीत जी, थैंक यू सो मच। वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस। बाय SBI, हर भारतीय का बैंक। को पावर्ड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग।
प्रस्तुत करता। अपने शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाइए। श्रेष्ठतम पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ